Hello guys, welcome back to Learner's Perspective. This is your friend, your host शशांक। आज की वीडियो काफ़ी लोगों ने कमेंट में मुझसे डिमांड की थी कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए टीयर 2 को लेके प्रिपरेशन को। हालांकि मैंने इसके पहले 1-2 वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने चीज़ें आपको काफ़ी हद तक स्ट्रेटेजी वगैरह बताई हैं, बट ये एक डिटेल और एक कंपिलेशन होगा इसमें, और इसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स ज़्यादा और कुछ प्रूफ्स प्रीवियस ईयर वगैरह और प्रूफ्स के साथ आपको मिलेगी। दिस विल बी द फाइनल वीडियो। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई कैन गारंटी मेंस को लेके। सोर्सेज, स्ट्रेटजी, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, दोनों क्वेश्चंस कहाँ से कैसे करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ सोर्सेज कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह का, सब आज डिस्कस करेगा। दिस विल बी द फाइनल वीडियो। शेयर दिस वीडियो, मैं कहूँगा प्लीज़ आप इसको शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो करना है आप शेयर ज़रूर करें, काफ़ी लोगों के काम आएगी। आई डोंट थिंक सो इससे अच्छी वीडियो आपको मिलेगी मार्केट में कहीं भी यूट्यूब पे, स्पेशली अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो। सो लेट मी जस्ट इसको छोटा करने दीजिए, मुद्दे पे आते हैं। मैंने ये कुछ स्लाइड्स बना रखी हैं, ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स थे यार, इसको माइंड नोट करिएगा, स्पेलिंग आपको समझ में आ रहा होगा। मेन फोकस करते हैं। बात यह है कि देखिए 2 पार्ट में पेपर आना है टीयर 2 का, आप सभी को पता है। पेपर आना है 2 पार्ट में, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। और मैं अभी भी कहूँगा सब्जेक्टिव के पीछे काफ़ी लोग पागल हैं। सब्जेक्टिव देखिए, उसका मतलब यही है, सब्जेक्टिव उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि कितना आपको मार्क्स मिलेगा, कितना वो टीचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज़ है कि इसके आप 100% मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही किया, 100% मार्क्स मिलेंगे। और एक और बात है, EMRS वाले में तो चलिए 40 क्वेश्चन ही हैं, बट KVS में 60 क्वेश्चन हैं, मतलब 60% अभी भी वेटेज आपके ऑब्जेक्टिव का ही है। ऑब्जेक्टिव्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, सोर्स भी बता देते चलिए। NCERT 9th 10th, TGT वालों को तो सीधे सीधे बता रहा हूँ, 9th 10th ही पढ़िए प्लीज़, स्टिक करिए अपने सिलेबस से। सिलेबस उठा के देखिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, आराम से मिलेगा आपको। सेम टू सेम चारों सब्जेक्ट, मतलब मेरा SST है तो चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का बुक का ही पूरा पूरा इंडेक्स उठा के दे दिया उन्होंने 9th और 10th का TGT में। तो जब सिलेबस में वो दिया है तो सिलेबस ही फॉलो करो ना, क्यों आप 11th 12th के चक्कर में पढ़ रहे हैं। 11th 12th PGT वालों को पढ़नी है, वो 9th 10th पढ़ सकते हैं। PGT के स्टूडेंट्स 9th 10th पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेनली जैसे 9th 10th में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। अगर आपकी बेसिक्स आपको लग रहा है कुछ टाइम हो गया तो आप रिवीजन के लिए 9th 10th पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर बनेगा PGT का भी 11th 12th से ही। जो आपका सिलेबस दिया है वहीं से बनाएंगे, वो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते KVS इनमें से एक चीज़ें। DSSB में थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, इनमें नहीं होता। आपको स्टिक करना है, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 9th 10th TGT, 11th 12th PGT, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, बात मानिए। क्योंकि ये 2 चीज़ें ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी बुक मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश मिल रही है, बुक्स मिल रही है, हिंदी मीडियम में तो काफ़ी अवेलेबल हैं। या तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, कई टीचर्स हैं उनके ऐप पे फ्री में लोगों ने डाली हुई है। सर्च करिए, आपको मतलब वो मिल जाएगी, इतनी कोई टफ चीज़ नहीं है, मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए प्रीवियस ईयर के, आपको पैटर्न समझ में आएगा कि क्या उनका तरीका है। मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन काम आ रहा है कि नहीं है, वर्ड्स पे फोकस है क्या, डेट, ईयर, नाम, थीम्स पे किन थीम्स पे फोकस है, ये सब आप देखेंगे। और प्रैक्टिस आपको इन्हीं से करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे KVS है EMRS, आप लगाएंगे सभी का। आप EMRS के भी क्वेश्चंस लगाएंगे, आप KVS NVS के भी प्रीवियस ईयर लगाएंगे, आप DSSB के भी लगाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया, आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर कहीं कुछ आने वाला है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, चीज़ें वही हैं, वो आएगा उसी में से घूम फिर के, कई थीम्स ही रिपीट होती हैं। थर्ड जो आपको चीज़ फॉलो करनी है वो है CBSE बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर। TGT ऑब्वियसली क्लास 10th का देखेंगे, और PGT वाले क्लास 12th का देखेंगे। ईजिली अवेलेबल है CBSE की साइट पे, आप एक बार सर्च करिए गूगल पे, CBSE क्लास 10th प्रीवियस ईयर पेपर, आपको मिल जाएगा सारा, डाउनलोड कर लीजिए। उसमें देखिए वो सेट वाइज दिया हुआ है, सेट में ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन सेम ही है, 1-2 क्वेश्चन ही फर्क आ रहा है। तो क्वेश्चंस को देखिए पेपर को, उनमें से थीम्स किसी एक पेपर में A4 में लिख लीजिए, ये मैंने पहले ही बताया है। इससे आपको आसानी होगी ये पता करने में कि कौन सी थीम्स हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार।
ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पेपर को देखना ना पड़े। आप एक पेपर पे हर सब्जेक्ट का अपना थीम्स नोट कर लीजिए कि नेशनलिज्म हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, प्रिंट मीडिया का कल्चर हो गया, वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी में कि कैसे पोल्यूशन वगैरह, वाटर पोल्यूशन वगैरह की चीज़ें हो गई, ये थीम्स रिपीट हो रही हैं बार बार, ये आप करेंगे। बताया। चलिए मैं आपको चीज़ें और दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें। ऑब्जेक्टिव पे क्यों फोकस करना है मैं फिर से बता देता हूँ, वाई ये इंपॉर्टेंट है, क्यों वाई। पहली बात तो सेम पैटर्न है, चेंज के ऑब्जेक्टिव पहले भी आता था, पेपर से अवेलेबल है, इजीली प्रडिक्टेबल है। आप एक बार देखोगे, एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे आने वाले हैं। प्रैक्टिस करना इजी है, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको बता दिया, आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक पे ऑनलाइन लगाइए। और हाई वेटेज है, जैसे कि मैंने बोला KVS में तो 60 मार्क्स है, तो अभी भी गेम चेंजर वही होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सोर्सेज क्या हैं? 80 क्या 90%, मैं कहता हूँ 90% NCERT ही है, 20% प्रीवियस ईयर से ही है। थीम्स रिपीट हुई है, उसमें थोड़ा कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर में एक्स्ट्रा पूछ देती हैं, जो कभी पूछी होंगी वो चीज़ें फिर से रिपीट हो जाती हैं, बट उतना एक्स्ट्रा नहीं होता है। वो एंड ऑफ द डे वो NCERT का ही पार्ट, NCERT में से ही कहीं आ रहा है। ये बातें हो गई। अब मैं आपको मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, सोर्सेज। मैंने कुछ, मेरे पास एक बुक है, मैंने प्रीवियस ईयर एक रैंडम बुक ली थी, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो जब आप देखेंगे, जैसे देखिए इसमें KVS TGT का 2023 में जो लेटेस्ट हुआ था उसके पेपर्स हैं। चलिए ये तो एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 571 ईजी है, ये तो कहीं भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं 572, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू। पूछा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ लिखा है क्रांति के कारण, ये क्वेश्चन गलत छपा है। क्वेश्चन था कि फ्रेंच क्रांति के कारण क्या क्या हुआ था, नए चेंजेस क्या आए थे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला है कि यूनिफॉर्म लॉज ऑफ सिटीजन्स टेरिटरी, एक ये पूछा है। इसी का सेकंड पार्ट यहाँ है कि एबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज़, फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, और इनकरेजमेंट ऑफ रीजनल डायलेक्ट। ये 4 ऑप्शंस हैं और ये ऐसे दिया हुआ है। मैं आपको एक पहले आंसर बता देता हूँ। पहले आप देखेंगे कि ये ऑप्शन गलत है, इनकरेजमेंट ऑफ, क्योंकि डिस्करेज किया गया था, डिस्करेज हुआ था रीजनल डायलेक्ट्स। बोला गया था कि पेरिस में जो भाषा बोली जाती है फ्रेंच, हम उसको करेंगे, रीजनल डायलेक्ट्स को ख़त्म किया जाएगा, डिस्करेज किया जाएगा, ताकि एक यूनिटी हो सके कि चलो हमने सिंगल लैंग्वेज है, मदर टंग की तरह हमें उसे यूनाइट करने में काम आएगी। तो ये आंसर गलत हो गया। अब देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको पता चल गया, आपने पढ़ेगा तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन फोर्थ। आप सीधे देखिए फोर्थ किस में ऑप्शन में दिया, यहाँ दिया है, ये ऑप्शन खत्म। एक ऑप्शन दिया फोर्थ यहाँ, ये ऑप्शन खत्म। ये 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचा 1 2 3 ए में, और इसमें केवल 1, दोनों में 1 है, तो मतलब 1 ऑप्शन तो होगा ही होगा, गारंटी है। अगर आपको नहीं भी पता है, क्योंकि दोनों 2 बचे ऑप्शन में 1 दोनों में है, तो आपको 1 देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप देखेंगे 2 और 3, 2 और 3 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं दिया है फोर्थ ऑप्शन में। 2 3 में से कोई भी अगर आपको एक पता है कि हाँ एक गलत है या एक सही है, तो एक भी सही हो गया तो इसका मतलब दोनों सही होगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचेगा। आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, अबॉलिशन ऑफ या आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया गया। मान लीजिए आपको ये नहीं पता, चलिए छोड़िए, आप थर्ड देखिए, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया गया, ये आपको पता है कि नहीं, ये तो लाया गया था। तो अगर ये सही है तो ऑप्शन ये, फिर ये भी सही है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, यही बनेगा। तो ऑप्शन इसका यही सही होगा। चलिए मैं आपको इसका, इस क्वेश्चन का मैं आपको सोर्स दिखा देता हूँ कि आप लोग कहेंगे कि कहाँ से आता है। ये लेटेस्ट पेपर हुआ था 2023 में, उसी का है, ये कोई ऐसा बहुत पुराना भी नहीं है। मैं आपको कुछ सोर्सेस दिखा देता हूँ, आप लोगों को फिर शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाँ ये देखिए, ये क्लास 9th की आई थिंक बुक है, 9th या 10th की, मैं भूल गया, देखना पड़ेगा। मतलब जिसमें भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आई थिंक क्लास 9th ही है ये शायद, तो क्लास 9th ही होगी। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला ही चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ पे बात हुई थी कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की। उसके बाद से कहा था कि एक सेंट्रलाइज्ड मेजर ऑफ सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस, सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स दिया है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज ड्यूज वर अबॉलिश्ड दिया है, ऑप्शन में था। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स मेजर्स अडॉप्टेड, रीजनल डायरेक्ट्स वॉज डिस्करेज्ड, यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड
एंड फ्रेंच वॉज स्पोकन एज अ कॉमन लैंग्वेज। ये चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन आपको पढ़ना था। साफ साफ वर्ड बाय वर्ड बुक में चीज़ें दी हुई हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ वैसे ही। एक क्वेश्चन ये हो गया, चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ देखते हैं आपको मिशन ऑफ फ्रीडम। एक ये क्वेश्चन ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि ईच सोशल क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इक्वली, कि मतलब प्रत्येक जो वर्ग है समाज का, उसको उपनिवेशवाद के प्रभावों का समान रूप से प्रभाव पड़ा था या महसूस किया उन्होंने। कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे किसी भी चीज़ का, डिफरेंट वर्ग जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं उस पर सेम प्रभाव कभी पड़ता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ रिलेटिव है। आप खुद सोच के देखिए, इट्स वेरी इजी, आपको समझ में आएगा। मैं कहता हूँ पेट्रोल के दाम 100 रुपये हो गए, दाम तो फिक्स है 100 रुपये, 100 रुपये सभी के लिए हैं, बट मुझे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। आपको लगता है अंबानी को फ़र्क पड़ेगा 100 रुपये हो गया चाहे 150 रुपये हो जाए, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा, दाम तो 100 सबके लिए है। तो ये कॉमन सेंस का है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर पूछा है कि द नोशन ऑफ फ्रीडम वॉज नॉट ऑलवेज सेम फॉर द ईच क्लास, कि मतलब फ्रीडम जो है, हम बात की गई थी कि चलो सबके लिए समान नहीं था स्वतंत्रता का भाव। ये तो बेसिक बुक में आप जब पढ़ेंगे, किसी भी बुक में, इनफैक्ट हिस्ट्री 9-10 में आप पढ़ेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, उसमें तो सब टॉपिक्स बना के दिए हुए हैं कि डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन, डिड द स्लेव्स हैव अ रिवॉल्यूशन। मतलब उसमें भी साफ साफ है मेंशन एक तरीके से कि हर वर्ग पे अलग अलग होता है। स्लेव्स के लिए फ्रीडम क्या थी कि भाई हमें स्लेवरी खत्म हो जाए, हमारे लिए तो वही है। वेमेन के लिए क्या थी कि पेट्रियार्की डाउन हो, हमें सिमिलर राइट्स मिले, हमें वोटिंग का अधिकार मिले, और बाकी और जॉब्स एजुकेशन की ये मिले। तो सबके लिए अलग अलग होता है। तो सेम ये ऑप्शन सही हो गया कि नोशन ऑफ फ्रीडम वाज नॉट ऑलवेज द सेम, सबके लिए अलग अलग होता है, उनकी नीड के हिसाब से, उनकी कंडीशन क्या है सोसाइटी में। ये सही है। और ये भी सही है, ये गलत है कि इक्वली नहीं हो सकता कभी भी, किसी दो अलग अलग तबके पे सेम प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज़ का। ये तो कॉमन सेंस का था। अभी ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हिस्ट्री का। ये चीज़ें आपको कहीं नॉर्मल नहीं मिलेंगी, आपको लूसेंट वगैरह में ही नहीं मिलेंगी, इन पर डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट दिया है कि यूरोपियन आर्टिस्ट 18th-19th सेंचुरी में जो नेशंस को पोर्ट्रे करते थे मेल फिगर के रूप में, कि मतलब जो, और सेकंड है कि आर्टिस्ट पर्सोनिफाई करते थे नेशन को, मतलब मानवीकरण किया गया था उस समय नेशन का, ताकि उसके क्या उसने उस फीलिंग को बढ़ावा दिया जा सके, पहुंचाया जा सके लोगों की तरफ। तो ये बिल्कुल सही है भाई, ये बुक में साफ साफ दिया हुआ है, अब मैं दिखाऊंगा आपको। और चलिए इसको डिस्कस मैं आपको सोर्स से दिखाता हूँ डायरेक्ट। इसी में नीचे आ जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर, अभी भी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे ही हैं, फर्स्ट चैप्टर पे ही बात करेंगे। यहाँ देखिए आ गया, एक सेकंड, ये विजुअलाइजिंग द नेशन, ये है चैप्टर, इसमें पार्ट 5 है चैप्टर 1 का। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वर्ड बाय वर्ड डिटो मेंशन्ड है। देखिए, आर्टिस्ट इन 18th-19th सेंचुरी फाउंड अ वे टू पर्सोनिफाई द नेशन। पर्सोनिफाइंग द नेशन यहाँ पे मेंशन है, ध्यान से देखिए, पर्सोनिफाई किया गया था, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण हुआ था, ठीक है। फिर क्या है, नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, ना कि मेल। क्वेश्चन में दिया था कि मेल फिगर, तो वो गलत हो गया, साफ है। वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी से है कि नहीं, आपको दिख रहा है ना ये सब, इसमें क्या ही फर्क है, तो सीधी सीधी दिख रहा है। ये देखिए फोटोज भी दी हुई है कि जर्मेनिया की तरफ दिखाया गया था। मे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि जर्मेनिया, जर्मनी वगैरह के नाम दिया गया था जो फीमेल फिगर एलेगरी थी, आपको मिलेगी एलेगरी यहाँ पे आइडिया। जर्मेनिया इसके लिए थे, और फ्रेंच का नाम अलग दिया गया था, मैरियन दिया गया था। लेकिन फ्रांस, अब देखिए फ्रांस में क्राइस्टेंडस मैरियन, द पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, मैरियन नाम दिया गया था इस फिगर को। और जर्मन में जर्मेनिया नाम दिया गया था। हो सकता है अगले बार ये पूछ ले क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चन। और एक और बात करनी थी, ये ज़रूरी थी, प्लीज़ कट ऑफ वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। कितनी वीडियोस देखेंगे अब, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े और छोटे छोटे काफ़ी चैनल्स हर दूसरे दिन पे एक कट ऑफ पे वीडियो निकाल दे रहे हैं। भाई कट ऑफ की वीडियोस क्यों देख रहे हैं आप लोग, अब टाइम नहीं है कट ऑफ वीडियोस देखने का, वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको बंद करिए। करना क्या है आपको उस समय में, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि मेरा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, एटलीस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू में टाइम नहीं लगता है, आप ज़्यादा कवर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव का आपको टेंशन है कि चलो कौन मेहनत करे अगर नहीं निकले तो, एमसीक्यू तो पढ़िए, वो तो हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है, वो पढ़िए।
इजी है, प्रीवियस ईयर्स उठाइए, उसको पढ़ डालिए, उसको लगाइए, ट्रेंड समझिए, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। चलिए मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेता हूँ आप सभी से। जैसे लोगों को डिस्क्रिप्टिव का भी इशू है कि यार कहाँ से क्या है। देखिए सब चीज़ें, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिखाया है कि साफ साफ मेंशन है बुक्स में, वैसे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ भी, सब कुछ बुक्स में दिया हुआ है। जैसे पॉलिटी का ये क्लास 10th का है, मैं आपको दिखाता हूँ। डेमोक्रेसी के बारे में देखिए पूछा है, आर्ग्यूमेंट समेत पूछा है क्वेश्चंस पूछा है, प्रीवियस से उठाइए बोर्ड्स के पूछा हुआ है कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी भी पूछा है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये पूछी चीज़ें पूछी हुई हैं। तो आप ये देखिए, इस पर साफ साफ पॉइंट वाइज बना के भी दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है यार यहाँ बना के। इन्हीं को आपको लिखना होता है पेपर में, बहुत फ़र्क नहीं है। वाई डेमोक्रेसी का आंसर दिया हुआ है इसमें। देखो फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट आईएएस पीसीएस हर जगह फेडरलिज्म से क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स है, आता ही आता है। फेडरलिज्म की डेफिनेशन आपको यहीं से मिलेगी, बुक में दिया हुआ है। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पूछता है, पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। पॉइंट फॉर्मेट में सब कुछ दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें कि भाई जुरिस्डिक्शन डिफरेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, मैटर ऑफ लेजिस्लेशन वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ताकि स्पेसिफाइड हो, कोर्ट्स के पावर होती है इंटरप्रेट करने की, ये चीज़ें पॉइंट यहाँ मेंशन है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक पैसा अपना खुद का नहीं होगा फेडरलिज्म काम कैसे कर पाएगा, अगर पैसे के लिए निर्भर होना पड़ेगा सेंटर पे। तो ये सारी चीज़ें देखिए टू द पॉइंट बना बना के ऑलरेडी आंसर्स लिखे हैं यहाँ पे, यही आपको कॉपी में उतारना है, ऐसे ही कोई फ़र्क नहीं है। एक इंट्रो लिखना है, सिंपल सा फेडरलिज्म का डेफिनेशन लिखेंगे आप, ये चीज़ें उतार देनी है आपको बस। और उसके बाद से मे भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एन आइडियल फेडरल सिस्टम एज बोथ द एस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। इससे अच्छा क्या ही कंक्लूजन आप लिख देंगे, आपको लगता है इससे अच्छा कुछ लिख पाएंगे? बहुत है, दिस इज़ अनफ, यही आपको करना है पेपर में। इसमें दिया हुआ कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हमारे भाई 3 लिस्ट हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 3 लिस्ट में सारी चीज़ें दी गई हैं कि कहाँ हम हालांकि क्वासी फेडरल आते हैं, कॉन्करेंट में दोनों ज़्यादा पावर सेंटर के पास होती है, बट है ना हमारे डिवीजन है, अपने अपने जुरिस्डिक्शन दी गई हैं, ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि कैसे क्या है। स्पेशल स्टेट्स हैं कुछ, नागालैंड वगैरह, उनको स्पेशल फीचर्स हैं, तो ये चीज़ें सब दी हुई है। यूनियन टेरेटरी हैं, उन पे स्पेशल लॉज लगते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें फेडरल बनाती हैं इंडिया को, ये चीज़ें मेंशन है। पावर शेयरिंग क्वेश्चन आया है, आप लगातार क्वेश्चन आया है कि वाई इज़ इट डिज़ायरेबल, मैं आपको दिखाता हूँ मेंस में आपको कैसे लिखना है, वाई इज़ इट डिज़ायरेबल, वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, सब कुछ दिया हुआ है इसमें कि टेरेनी नहीं होनी चाहिए, मॉरल रीजंस भी होते हैं। लेजिटिमेसी तभी आती है जब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के पास आते हैं, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इक्विटेबल होता है जब ज़्यादा वर्ग उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, और लोकल लेवल पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो सकती हैं। तो पावर का ट्रिकल डाउन होना ज़रूरी है, इसी से पंचायती राज आया था, ताकि हम लोकल लेवल पे अपने डिसीजन ले सकें, अपने लिए बेटर काम कर सकें। सब कुछ आपको बुक्स में मेंशन है यहाँ पे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखिए, वर्ड बाय वर्ड ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ पावर इज शेयर्ड इन कंट्री, एग्जाम्पल वर्ड बाय वर्ड दिया हुआ है। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। फिर आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि सेंटर स्टेट पंचायत, ऐसे वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल बराबर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी, ये हो गया। फिर इसमें अमंग्स डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की बात की गई है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में बढ़ती है पावर, ये पार्ट हो गया। फिर प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये पावर कंट्रोल करने में इनका योगदान होता है, ये हो गया। ये सब देखिए आपको साफ साफ वर्ड है, यही यही भी इसमें पूछेगा और यही आपको पढ़ के जाना है। तो मैं एंड आउट देता, हाँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ, इसीलिए ये हो गई। कुल मिला के बात यही करनी है। और एक स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही है अभी भी कि मेंस आंसर राइटिंग का क्या करें, मान लीजिए कोई ऑप्शन आपको, कुछ क्वेश्चन आपको सही से नहीं मिल रहे हैं, या आप उसको अपने हिसाब से वर्ड नहीं दे पा रहे हैं, नोट्स बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, ईजी है। मैं दिखा देता हूँ, चैट जीपीटी है, फ्री में मिलता है भाई, फ्री ऐप है, आपको कोई पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं। मैंने देखिए कितनी चीज़ें पढ़ रखी हैं इससे, मैं सारे नोट्स यहाँ से बनाता हूँ, बहुत काम की चीज़ है। आप मैं दिखाता हूँ आपको, पहला ही क्वेश्चन मैंने दिखा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेशनलिज्म पे है कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रोल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था आइडिया ऑफ नेशन इन यूरोप में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछ सकता है।
देखिए कितना बढ़िया बना के इन्होंने दे दिया है कि डिसाइसिव रोल प्ले किया था, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में बुलेट पॉइंट्स दे दिया है कि मोनार्कियल सुप्रीमेसी हटा दी गई थी, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था, कॉमन राइट्स, नेशनल फ्लैग, ट्राइकलर, फेस्टिवल, कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात की है, सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड की बात की गई है। उसके बाद से देखिए कंक्लूजन में, दस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट इनटू सिटीजन्स एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप। शॉर्ट स्वीट परफेक्ट, 100 to 120 वर्ड से ले, इससे अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। डेमोक्रेसी का ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, प्रीवियस में पूछा हुआ था, क्लास 10th का क्वेश्चन है। आपको देखिए बना के दिया हुआ है, इतना अच्छा से बताया हुआ है। इनफैक्ट ये देखिए लाइन देखिए, डेमोक्रेसी सर्वाइव बिकॉज पीपल सपोर्ट इट एंड पीपल सपोर्ट इट बिकॉज डेमोक्रेसी बेनिफिट्स देम। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी में दी हुई है लाइन। अब चैट जीपीटी को कहाँ से पता मुझे नहीं पता, बट ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये लाइन मैंने पढ़ा है, आप पढ़ेंगे आपको मिलेगी। तो पूछा है कि हाउ डेमोक्रेसी जनरेट्स इट्स ओन सपोर्ट, दिया हुआ है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अकाउंटेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी होता है, लीडर्स आंसरेबल होते हैं तो बिल्ड होता है, ट्रस्ट होता है, सिटीजन्स डायरेक्टली पार्ट लेते हैं वोटिंग डिबेट में तो उनको लगता है कि हम कनेक्टेड हैं सिस्टम से, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सकता है, राइट्स हमारे प्रोटेक्टेड होते हैं, जुडिशियरी के पास पावर है रिट्स के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स सेफ गार्ड करने की, अडेप्टेबिलिटी और रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, बदलते समय के साथ हम अमेंड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने आप को। इसी में विश्वास करते हैं सिटीजन्स की नहीं है डेमोक्रेसी अच्छी है क्योंकि हम उसे अपनी नीड्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इससे अच्छा क्या ही ऑप्शन मिलेगा, आपके पास समय है। आप देखिए, आप थोड़ा ये ऐसा एक डायग्राम बना सकते हैं एरो हेड का कि मोर डेमोक्रेसी, मोर ट्रस्ट, मोर पार्टिसिपेशन, स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ये आप बना सकते हैं आराम से। थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगेगी आपकी कॉपी, एंड में कंक्लूजन के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं, ख़त्म। तो इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छी चीज़ें हैं। आपको मैंने क्वेश्चंस दिखा दिए, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। चीज़ें जब फिक्स हैं, पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव क्लास 10th के अवेलेबल हैं, सीबीएसई ने साफ सीधा सिलेबस दे रखा है हमें कि भाई क्लास 9th 10th ही पढ़ना है आपको, तो कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, कट ऑफ वगैरह के चक्कर से बाहर आइए, पढ़ाई शुरू करिए और प्रैक्टिस शुरू करिए। आपको सोर्सेज भी बता दिए, आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर का आपको मेंस का कोई आंसर सब्जेक्टिव नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन उठाइए, चैट जीपीटी में डालिए। आपको अगर हिंदी में लिखना है तो आप उसके आगे एक प्रॉम्प्ट में ऐड कर देंगे कि राइट दिस, कन्वर्ट दिस आंसर इन हिंदी, आपको हिंदी में भी लिख के बता देगा। तो इस्तेमाल कीजिए इन चीज़ों का, किसी आपको कोचिंग या किसी और पेड कोर्सेज की कोई ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, घर पे खुद प्रैक्टिस कीजिए। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, याद होंगी और तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे पेपर में इन चीज़ों को। सो बस आई थिंक ये एनफ है, इसके बाद आई डोंट थिंक सो आप सभी को किसी को ज़रूरत है कोई और कुछ देखने की, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ेंगे। इन्हीं को आप अच्छे से कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कीजिए। 60% है KVS में, 40% भी कम नहीं होता है, 100% मार्क्स वाली चीज़ें हैं ये, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस कीजिए। DSSS, KVS, EMRS, इन सब पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए। इससे ज़्यादा सोर्सेस पे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगेन डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड, स्टिक टू द बेसिक्स, उसकी तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इतना काफ़ी है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, आप सभी को समझ में आए। इसको शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ भी जो भटके हुए हैं, थोड़ा सभी के काम आएगी ये वीडियो। सेल्फ स्टडी करिए, ये रिसर्च करनी पड़ती है, यही आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगी, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि क्या डिमांड है पेपर की। तो इसलिए मैं सारा चीज़ें, मैंने 3-4 आपको एग्जांपल दिए हैं, इतना टाइम नहीं है कि हम सारा डाइसेक्ट कर सकें, लेकिन ये समझिए ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। तो जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, मैं खुद भी यही कर रहा हूँ, अपना टाइम क्यों ही वेस्ट करूँगा। सो या आई होप यू ऑल आर हैप्पी। इसकी वीडियो की काफ़ी डिमांड थी, सो मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ा। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब किसी और नेक्स्ट वीडियो में, अब KVS का रिजल्ट आ जाए तब शायद मिलेंगे फाइनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।